मैं KR सिहाग, गवर्नमेंट कॉलेज भादरा। आज अपने प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को पढ़ने से पहले जो अपने राजकीय महाविद्यालय के बच्चे हैं या NGSU यूनिवर्सिटी जो पेपर दे रहे हैं या नेट की JRF की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत में मुख्य बातें क्या हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया, इस सिद्धांत में क्या ऐसी खास बात थी, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कि उनका मौलिक विचार है या कहीं से लिया गया है, दार्शनिक राजा के गुण क्या होने चाहिए, यहाँ दार्शनिक का क्या अर्थ है, राजा का क्या अर्थ है, दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उसकी आलोचना किन कारणों से होती है और वर्तमान में उनकी क्या प्रासंगिकता है, उन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो ले चलते हैं, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसा हम देख रहे हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं प्लेटो के जीवन की जो घटनाएं थी उनसे प्रेरणा लेके ही हुई। एथेंस में जनतंत्र था, स्पार्टा में अल्पतंत्र था, सिराकुज में निरुकस तंत्र था और इन तीनों ही राज्य को उन्होंने कहीं ना किसी स्टेज में पतन के साथ देखा था और अपने गुरु को भी एक 30 आतताई के हाथों निर्मम हत्या का शिकार होते हुए देखा था। इन सब चीज़ों से वो प्रेरित होकर के अपनी आंखों के सामने ये सब दृश्य देख करके ही उन्होंने फिलोसफर किंग की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि अगर ये जो राज्य हैं उनको विनाश से, पतन से बचाना है तो हमें दार्शनिक राजा का चुनाव करना पड़ेगा। और वो अपने शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, कई बार पूछी गई है। वो लिखते हैं जब तक दार्शनिक को राजा यानी जब जो फिलोसफर है उसको या तो राजा नहीं बनाया जाता या राजा में फिलोसफी पैदा नहीं की जाती यानी राजा में दर्शन पैदा नहीं किया जाता, तब तक ये जो राज्य हैं वो विनाश ऐसा ही होता रहेगा। इन नगर राज्यों को हम बुराई से मुक्त नहीं कर सकते। अगर हमें बुराई से मुक्त करना है या तो फिलोसफर को किंग बनाओ या किंग में फिलोसफी पैदा करो। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन थी। फोस्टर तो ये कहते हैं कि प्लेटो का जो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन है उसके हिसाब से मौलिक जो अवधारणा है वो फिलोसफर किंग है। वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, फिर भी अगर आपसे पूछे यह इसकी जो प्रेरणा है उसको कहाँ से मिली, तो सुकरात की जो निर्लिप्त बुद्धि का शासन मैंने आपको पढ़ाया है सुकरात में, वहाँ से इन्होंने ये प्रेरणा ली है। और प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं मानव के स्वभाव से आत्मा के जो 3 गुण हैं, तृष्णा यानी वासना, शौर्य यानी साहस, विवेक यानी बुद्धि, उसमें ये कहता है कि बुद्धि या विवेक है वो आत्मा का सर्वोच्च गुण है और उसी के अधीन हम सबको शासन करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मानव स्वभाव, न्याय, ज्ञान, सत्य इनका ही स्वाभाविक परिणाम है। तो फिर जो फिलोसफर किंग ये चाहता है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी सबसे पहली विशेषता है कि शासन करने की जो योग्यता है उसका एकमात्र आधार है ज्ञान, विवेक, ज्ञान। ये कहता है जो केवल और केवल एक बुद्धि है, विवेक है, वो ही व्यक्ति अपनी वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपने साहस को, अपने ओज को अपने विवेक के नियंत्रण में रख सकता है। और आदर्श राज्य वही है जिसमें वासना प्रधान उत्पादक वर्ग और शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग के ऊपर बुद्धि या निर्लिप्त बुद्धि का यानी विवेक का यानी दर्शन का शासन हो। और ऐसा अगर होगा तो हम न्याय कर रहे हैं, क्योंकि न्याय में हमने पढ़ा है यह धारणा। दूसरा उन्होंने बताया कि एक आदर्श राज्य कुलीन तंत्र ही हो सकता है। या मैं थोड़ा बता दूं, आप विचलित ना हो, कुलीन तंत्र का अर्थ ये नहीं कि अभिजन वर्ग एक विलासी वर्ग जिसको हम मानते हैं वो नहीं है। कुलीन का मतलब ये है कि यहाँ ज्ञानी वर्ग। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो श्रेष्ठ परम ज्ञानी होता है वो ही अज्ञानी पे शासन करता है, सत असत पर शासन करता है और इसमें ही हम सबका कल्याण है। इसलिए कुलीन तंत्र का अर्थ यहाँ है ज्ञानी, दार्शनिक, जिसमें विवेक, बुद्धि, ऐसे वर्ग में पैदा होने वाला व्यक्ति ही कुलीन है। तो ये कहता है आदर्श राज्य में हमेशा कुलीन तंत्र होना चाहिए। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ज्ञान को अज्ञान, सत्य को असत पर सर्वकालिक या सार्वभौमिक नियम के आधार पर शासन करने का अधिकार है। और यह बात उन्होंने कहीं ना कहीं कुलीन तंत्र से ली है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात चौथी, शासक और राज्य हित में एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शासक के खुद के अलग हित हों, राज्य के अलग हित हों, इससे भ्रष्टाचार फैलेगा, एकरूपता नहीं रहेगी, राज्य टूट जाएगा। राज्य की एकता के लिए ऐसा करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इन्होंने संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की घोषणा की थी। आपको बता दूं, दार्शनिक राजा के सिद्धांत से ही निकल के आता है कम्युनिज्म, वाइफ्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो निजी संपत्ति का और पत्नियों को जो साम्य कम्युनिज्म ये देते हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसमें हम बात करेंगे। कहाँ से निकल के आता है वो इनकी मौलिक अवधारणा है जो निकल के आती है दार्शनिक राजा के सिद्धांत से। सुकरात ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी आलोचना काल पोपर करते हैं। शासक के ऊपर कानून या किसी प्रकार के बंधनों का अभाव होना चाहिए, यानी ऐसा राजा जो दार्शनिक है, विवेकी है, वो एकदम उन्मुक्त होना चाहिए, स्वच्छंद होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बड़ी अलग बात है। ये कहता है कि जो सत्य का ज्ञानी है, जो परम सत्य को जानता है, जो दर्शन को जानता है, जो निरपेक्ष ज्ञान को जानता है, जो सदाचरण की साकार मूर्ति है, उसके ऊपर किस प्रकार के बंधन? वो तो साक्षात परम ब्रह्मा है, वो तो परमात्मा है, पिता है। उस पर कहीं ना कहीं यहाँ से डिवाइन थ्योरी की अपने को आभास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राजा के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, जिनकी मैं बाद में चर्चा करूँगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये लवर ऑफ विजडम होना चाहिए, लवर ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, लवर ऑफ जस्टिस होना चाहिए, सेल्फिश से दूर होना चाहिए, आत्म नियंत्रण वाला होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए। ये सारी बातें वो एक दार्शनिक राजा में मानता है और होनी भी चाहिए। वो कहता है कि जब हम शिक्षा पढ़ेंगे, शिक्षा का सिद्धांत, तो उसमें हम देखेंगे कि शिक्षा के 2 चरण हैं। उच्च चरण के अंदर हमें दार्शनिक राजा के निर्माण की बात आएगी। उसको 15 साल की वो व्यावहारिक शिक्षा भी देगा और उसके बाद वो राजा बनेगा, यानी उसको दमन की, उसको दर्शन की शिक्षा देगा और उसके बाद वो संसार की पाठशाला में मतलब एक बहुत ही खरा सोना बन करके दार्शनिक राजा आएगा। दार्शनिक राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए? वो कहता है सबसे मेन कर्तव्य इसका ये है कि व्यक्तियों को उनके मूल गुणों के आधार पर कार्यों का बंटवारा करे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा अगर वो कर देगा, मूल गुण पहचानेगा कि उत्पादक कौन है, उसमें वासना का गुण किसमें, उसको उत्पादक बना दे। जिसमें साहस ओज का गुण है उसे सैनिक बना दे, और जिसमें वास्तव में विवेक का गुण है उसे शिक्षा दे और आने वाले समय में राजा बना दे। और दूसरा कार्य होगा शिक्षा की व्यवस्था करना, क्योंकि शिक्षा ही आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है, मैं आपको बता चुका हूँ। और धार्मिक विश्वासों पर वो नियंत्रण करे, ये राजा के 3 कर्तव्य होंगे। अब इसकी आलोचना भी बहुत हुई है, सबसे ज़्यादा इसकी आलोचना करते हैं कोल्पो पर। वो तो ये कहते हैं कि ये अधिनायकवाद के, ये सर्वसत्तावाद के, ये निरंकुशवाद के बीच बोता है। ये सबसे बड़ी आलोचना निरंकुशवाद को बढ़ावा मिलता है, ये नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अनंत कर देता है, प्रजातंत्र का विरोधी है। इसमें कुछ विरोधाभासी बात भी है, एक तरफ वो राजा पर बंधन नहीं लगाता है, दूसरी तरफ वो 4 प्रतिबंध भी लगाता है। और एक प्रकार से अगर अपने बात करें तो ये काफ़ी हद तक काल्पनिक बात भी है। उन्होंने दार्शनिक राजा बनाने के लिए सिराकुज की 3 यात्राएं की, जो मैंने पहले बताई हैं, वो सफल नहीं हो सका। इस प्रकार से इनकी एक यूटोपिया है, ये कभी धरती पर नहीं उतरी। इसके बाद भी वो उस पर 4 प्रतिबंध लगाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आएगा कि क्या दार्शनिक राजा, प्लेटो का दार्शनिक राजा वास्तव में निरंकुश राजा है? क्या उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है? वो अमर्यादित है, वो असीमित अधिकारों वाला है? क्या वो वास्तव में निरंकुश राजा है? ऐसा नहीं है। प्लेटो का राजा मर्यादित है, उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो क्या प्रतिबंध हैं? सबसे पहला, राज्य में ना तो अधिक धन आए ना अधिक दरिद्रता आए, क्योंकि धन आएगा तो हम विलासी होंगे, आलसी होंगे, हमारा चरित्र गिर जाएगा। और अगर निर्धनता आएगी तो हम आपस में हैं, आपको पता है गरीबी लड़ाई की जड़ होती है और इससे सामाजिक झगड़े, कलह ये पनपेंगी। दूसरा है राज्य का आकार भी वो नियंत्रित करें, यानी वो नए ज़्यादा राज्य का आकार बड़ा हो ना छोटा हो, आत्मनिर्भर राज्य हो, उसकी एकता बनी रहे, उसकी जनसंख्या 5040 से ज़्यादा ना हो। न्याय व्यवस्था, यानी उस पर प्रतिबंध होगा कि वो स्वयं धर्म का पालन करे, अपने धर्मों का पालन, अपने कर्तव्यों की पालना करे, और उत्पादक वर्ग से भी अपने कर्तव्यों की पालना कराए और सैनिक वर्ग से भी अपने कर्तव्यों की पालना कराए। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण व्यवस्था को बनाए रखे। जैसा मैंने बताया, आदर्श राज्य के 2 आधार स्तंभ हैं, साम्यवाद और शिक्षा, इसलिए वो शिक्षा को विकृत नहीं होने देना चाहता। जिस प्रकार से अगर संगीत में स्वर विकृत हो जाए तो वो संगीत नहीं रहता, उसी प्रकार अगर राज्य में शिक्षा हो जाए तो वो राज्य नहीं रहता। निष्कर्ष में हम बात करें तो दार्शनिक राजा का वास्तव में अर्थ है कि एक ज्ञानी पुरुष का, एक विवेकी पुरुष का शासन। यहाँ दार्शनिक का मतलब कोई दर्शन करने वाला नहीं है, जैसा कि कांट कहते हैं कि दार्शनिक राजा हो ही नहीं सकता, दार्शनिक का राजा होना असंभव है, अवांछनीय है, क्योंकि जैसे ही वो सत्ता आएगी वो अपना विवेक खो देगा। ऐसा नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों का शासन है, जैसे ही उसके शासन में सत्ता आती है वो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से स्वधर्म का पालन करता है, प्रतिबंधों में बना रहता है, प्रतिबंधों में बंधा रहता है और अपने विवेक के द्वारा राज्य का मार्ग बढ़ाता है। और इस प्रकार से विवेक की विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों के हाथों में अगर राज्य की बागडोर होगी तो राज्य की उन्नति बहुत ज़्यादा होगी। थैंक्स।